Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher. आज का जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 6 के लास्ट टॉपिक्स हैं जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखेंगे और उसको बैलेंस करना सीखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके साथ जो है वो आयनिक इक्वेशन को हम एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं और उसका लास्ट जो फाइनल इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। और लास्ट पे होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम साथ यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है तो उसको भी साथ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपकी है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप क्या लिखेंगे। बेसिकली एक रिएक्शन होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें अगर मैं कहूँ कि एक रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बनेगा, CO2। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और इससे बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मतलब क्या है। ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसमें सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। उसके बाद हम ये जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। वर्ड्स इक्वेशन कह सकते हैं कि हम उनकी जो नेम हैं वो लिख रहे हैं वर्ड्स की फॉर्म के अंदर। अब इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि इट इज़ डिफाइंड एज, केमिकल इक्वेशन इट इज़ defined as symbolic representation of reactants and products, अब यहाँ पे क्या होगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी ये जो एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन की और दूसरा जो है एग्जांपल आ गई, ये जो नीचे है इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। और सिंबॉलिक अगर लिख देते हैं तो इससे क्या बनता है, उसे हम क्या लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ पे है कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो उसके लिए जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, आपके बुक पे भी हैं। उसको ज़रा हम देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं कि उसने क्या हमसे क्वेश्चन किया हुआ है, उसको हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पहला है एक एग्जांपल है कि बर्निंग ऑफ कोल इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। अब अगर पेपर में आ जाता है कि आप जो है वो बर्निंग ऑफ कोल के एग्जांपल लिखें, या वो आपको कहता है कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जो है वो बर्न कैसे करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कार्बन है या कोल है, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोल प्लस ऑक्सीजन। जब ये बर्न करता है तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी मैं आपके साथ एक सैंपल लिख चुका हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्टेप नंबर 1 क्या आना चाहिए। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सिंबल्स या उनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सिंबल्स मीन एटम के लिए, एटम होगा तो उसके सिंबल्स आपको चाहिए। फार्मूले अगर कोई मालिक्यूल है, मालिकुलर फार्मूला, या दूसरा कोई भी कंपाउंड के लिए आपको उसका फार्मूला चाहिए। जैसे जो पहला है कोयला, कोयले के लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बन C प्लस ऑक्सीजन। वो अगर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एटॉमिक ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीजन जो है
वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे O2, यहाँ से क्या बनेगा CO2। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गई है। दूसरी हम ज़रा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक आपने ये एग्जांपल लिख ली, उसके बाद आपके बुक पे जो दूसरी एग्जांपल लिखी गई है बल्कि कंसेप्ट असेसमेंट है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। यहाँ पे हम एक सेल्फ चेक करते हैं। सेल्फ चेक है 6.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब पेपर में सवाल क्या आ सकता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बाय केमिकल इक्वेशन। इसमें पूछ रहा है कि जी बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा पेपर में, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। इसके लिए आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, टू प्रोड्यूस वाटर। इसके लिए आप क्या केमिकल इक्वेशन लिखेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप इसकी जो इक्वेशन है वो लिखेंगे सिंबल्स के साथ। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं H2 और साथ क्या होगा ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन बर्न करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। अब इसके साथ जो अभी मैं इसको बैलेंस करूँगा क्योंकि अगला टॉपिक हमारा बैलेंसिंग का है। तो बैलेंसिंग के लिए आपने दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ एटम्स देखने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन बैलेंसिंग का मतलब है कि आपने ऐसा तरीका अडाप्ट करना है जिससे आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो H2 है, तो उस दूसरी साइड पे भी प्रोडक्ट में H2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1 है। क्या इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं? तो क्या करेंगे कि इस 1 को 2 करने के लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा कि जब आप इस पूरे मालिक्यूल को सिर्फ ऑक्सीजन के साथ 2 नहीं लगा सकते, इस पूरे मालिक्यूल को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 4, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अब 2 और 4 की रेशो आ रही है। तो 2 और 4 का मतलब है कि आपने इस 2 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे होगी, आप उसको अगर नोट करें तो वो कैसे होगा, ये आप कहाँ पे लगाएंगे, ये सारा मैं आपके सामने H2O दोबारा लिखूँगा, H2O। ठीक है, अब जो हमने जो वर्किंग की है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हाइड्रोजन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस पूरे मालिक्यूल को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। जब भी आप इक्वेशन लिखें तो उसको साथ साथ आप बैलेंस भी करें। ठीक है, तो ये हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस इट। दूसरा हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस इट, जो कि इसके साथ साथ ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इक्वेशन को आपने कैसे बैलेंस्ड करना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेल्फ चेक 6.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, अब यहाँ पे क्या है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके लिए एक इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका सिंबल क्या होगा Mg और ऑक्सीजन क्या होगा O2। जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप दोनों साइडों पे देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या कि नहीं। तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम दोनों साइडों पे क्या हैं 1 1 के साथ, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1। इस साइड पे जब आप ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे तो आपने पूरे मालिक्यूल को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
जब इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मैग्नीशियम भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है 2Mg + O2 गिव्स अस 2MgO। तो फाइनल इक्वेशन इसकी बैलेंस्ड होके ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग रेडॉक्स, बैलेंसिंग सिंपल इक्वेशंस, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है। एक जो इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं, उसको मैं आपको सिखा देता हूँ, जो आपकी बुक के ऊपर दी गई है। बैलेंसिंग इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, अब यहाँ पे जो दिया गया है कि बर्निंग ऑफ मीथेन, जो आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं, उसको बर्निंग कैसे होती है, बर्निंग ऑफ मीथेन। इससे क्या बनेगा, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, ठीक है। अब मॉइस्चर मीन के वाटर वेपर्स बनेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में मॉइस्चर जिसको हम क्या कहेंगे, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। अब ये जब आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो फिर आप पहला स्टेप क्या है कि आप इस इक्वेशन को राइट इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आप इसके लिए लिखेंगे। जब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, CH4 + O2 गिव्स अस CO2 + H2O। अब यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कार्बन जो है वो कितने हैं, C = 1, H = 4, और ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हैं, 2। इस साइड पे अगर आ जाते हैं तो कार्बन = 1, हाइड्रोजन इस साइड पे कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हैं, 3। अब 3 कैसे हुए कि 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, जिसको हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे कार्बन तो बैलेंस है, अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन भी 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 1 ऑक्सीजन कहाँ है, हाइड्रोजन वाला, उसको मैं अलग लिख रहा हूँ। अब जब हम हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है हम वाटर मॉलिक्यूल को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर देंगे, 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 + 2 4, जबकि इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है कि हम क्या करें, इस ऑक्सीजन को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 4। इन 2 ऑक्सीजन को आप प्लस करें तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन भी 4 हो गए और कार्बन भी 1 हो गया। इसको अगर आप फाइनल इक्वेशन में लिखेंगे, ये सारा आपका जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ये आपने याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन स्टेप्स के आप नाम लिखें। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, या स्टेप 3 में क्या होगा, तो सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो अब आपकी फाइनल इक्वेशन जो लिखने के बाद बैलेंस्ड होगी वो ये होगी, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और MCQs में भी दे देते हैं कि इक्वेशन लिखी होगी और साथ 4 ऑप्शन होंगे और ये बताएंगे कि ये इसमें से करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है, तो आपने वो चूज़ करनी होगी। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जो है एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें जो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या है। आयनिक इक्वेशन हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जिनको हम
वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये जो बैलेंसिंग वाला है मैंने आपको समझा दिया है। और उसके बाद हम जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशंस। आयनिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी आयनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। यस, आपने बात याद रखनी है कि जिसके साथ AQ लिखा होगा मतलब क्या है कि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ है, उसका एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो वो अपने आइंस के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। बेसिकली आयनिक हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो कि आयनिक इन नेचर होता है। और आयनिक का मतलब क्या होता है कि उस पर जो फार्मूला होगा उसके अंदर आइंस मौजूद होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ ऐसी चीज़ें भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं जो कि पोलर इन नेचर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे HCl लिखा गया है। HCl भी पोलर इन नेचर है। वो तमाम चीज़ें वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं जिसकी नेचर सेम एज होती है जैसे कि सॉल्वेंट वाटर होता है। जैसे कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, तो ऐसे तमाम सॉल्यूट जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और ऐसे तमाम सॉल्यूट जो कि पोलर इन नेचर होते हैं वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं। ऐसे तमाम सॉल्यूट जो कि आयनिक इन नेचर हैं, आइंस मौजूद हैं, वो भी वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि अ केमिकल इक्वेशन इन विच सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर आर रिटन एज इंडिविजुअल आइंस इज कॉल्ड आयनिक इक्वेशन। अब उसमें इसने यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि आयनिक और कोवेलेंट जो है दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। जस्ट जनरलाइज डेफिनेशन लिखी गई है कि जो तमाम चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं उसको अगर हम आइंस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक या आयनिक इक्वेशन कह सकते हैं उसको। लेकिन तमाम के तमाम आयनिक इन नेचर नहीं होते, हालांकि उनके आइंस डेवलप हो रहे हैं। HCl नॉट आयनिक इन नेचर, ये पानी के अंदर आइंस डिज़ोल्व करता है, कन्वर्ट करता है कि H जो है वो H पॉजिटिव में चला जाएगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में चला जाएगा। मतलब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि HCl के ऊपर पोल्स जनरेट होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जबकि जो NaCl है, NaCl के केस में Na कंप्लीट पॉजिटिव होता है और Cl कंप्लीट नेगेटिव होता है। तो ये प्योर आयनिक सब्सटेंस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी आयनिक करैक्टर होता है लेकिन ये कोवेलेंट इन नेचर है। अब ज़रा हम जाते हैं कि इन इक्वेशंस को हम लिखेंगे कैसे। एक एग्जांपल जो है वो यहीं से डिस्कस कर रहा हूँ और फिर आगे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आते हैं कि राइट डाउन द आयनिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है आयनिक इक्वेशन के अंदर। जैसे आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी गई है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म मीन उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो कि वाटर सॉल्युबल हैं उसको हम आयनाइज करके आइंस की फॉर्म में लिखें, और जो फाइनल में एक दूसरे को डिलीट कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं, उसको डिलीट करके फाइनलाइज जो इक्वेशन बनती है उसको लिखें। जैसे इक्वेशन है HCl गिव प्लस NaOH। तो ज़रा मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने बोर्ड पे। एग्जाम्पल है मेरे पास HCl और NaOH। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशंस, एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशंस। और आयनिक इक्वेशन क्या होती है, आप क्या करेंगे कि कंपाउंड दैट आर वाटर सॉल्युबल, दैट आर वाटर soluble are written in ionic form. Ionic form means in the form of ions. अब मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि क्या है, NaOH, जिसके साथ क्या लिखा हुआ है AQ, और ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, उसके साथ भी क्या लिखा हुआ है AQ, और गिव्स अस NaCl, और इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है AQ, और साथ क्या बन रहा है वाटर, जो कि खुद क्या है, लिक्विड है। अब जिनके साथ इसमें आप लिखेंगे कैसे कि जिन कंपाउंड या फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल के साथ AQ लिखा होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो क्या होगा,
H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और कोई चीज़ है जो कि AQ है प्लस और Cl नेगेटिव प्लस H2O, इसको आप छेड़ेंगे नहीं। अब इसके साथ साथ जो स्टेट्स थी AQ मीन्स एक्वस सोल्यूशन है इनका। अब डेफिनेशन के मुताबिक हमने वही बात की जो लिखी है कि हम वो तमाम चीज़ें जो कि वाटर सॉल्युबल होंगी उनको आयनिक स्टेट में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्जन के बाद आप क्या देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो Na और Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl और Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो क्या होगा, OH नेगेटिव AQ प्लस H पॉजिटिव AQ एक्वस गिव्स अस H2O लिक्विड्स। तो फाइनलाइज इक्वेशन जो बचेगी OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स अस H2O। और ये आपकी जो एग्जांपल है नेक्स्ट 6.12 उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसी के साथ एग्जांपल है 6.12। एक इक्वेशन लिखी गई है कि मैग्नीशियम है, इसका सॉलिड प्लस H2SO4 और ये क्या होगा AQ गिव्स अस MgSO4 और ये भी क्या है AQ और इसके साथ है H2 गैस। ठीक है। अब यहाँ पे जिनके साथ AQ लिखा हुआ है सेम प्रैक्टिस के आपने उसको कन्वर्ट करना है आइंस के अंदर। इसके साथ क्या हो जाएगा 2H पॉजिटिव AQ प्लस SO4 2 नेगेटिव AQ। उसके साथ क्या आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव AQ प्लस SO4 2 नेगेटिव AQ प्लस H2 गैस। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जो है क्या यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है या कि नहीं। और यहाँ पे 2H पॉजिटिव क्यों लिखा गया है कि मैं एक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि H2SO4 को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं आइंस के अंदर तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में जाएगा। जबकि आप ऊपर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो नीचे भी आपको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा ताकि जो H हैं वो बराबर हो जाएं और सल्फेट भी इक्वल हो जाएं। तो H पॉजिटिव सल्फेट और सल्फेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है तो उसको आप देखें कि Mg लास्ट पे जो इक्वेशन बचेगी Mg सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव AQ gives us Mg2 positive aqueous plus H2 गैस। तो ये आपकी एग्जांपल है 6.12 जो अभी हमने सॉल्व की है। अभी हम जाएंगे कंसेप्ट असेसमेंट 6.7 पे। कंसेप्ट असेसमेंट दो हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहली है AgNO3, इसके साथ जो लिखा हुआ है AQ प्लस HCl NaCl AQ gives us AgCl solid और साथ में क्या है NaNO3। इसमें जो आप लिखेंगे उसमें क्या है कि Ag एक्वस से क्या हो जाएगा Ag1 पॉजिटिव AQ प्लस NO3 1 माइनस AQ प्लस Na पॉजिटिव AQ प्लस Cl नेगेटिव AQ। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे चलें तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। इसके बाद जो दूसरा है AgCl को हम नहीं लिखेंगे, सॉलिड स्टेट में है। NaNO3 एक्वस स्टेट में है तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे Na पॉजिटिव प्लस NO3 1 माइनस, ये भी AQ आ गया और ये भी क्या हो जाएगा AQ।
अब जो है आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या NO3 और NO3 कैंसिल आउट हो सकते हैं, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। जो इक्वेशन बचेगी Ag1 + AQ + Cl1 - AQ, यहाँ से क्या बनेगा AgCl और साथ में क्या आ जाएगा सॉलिड। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 6.7 इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Zn इसके साथ सॉलिड है प्लस HCl, AQ gives us ZnCl2 एक्वस और साथ में क्या होगा H2 गैस। अब इसको जब आप लिखेंगे आयनाइज की फॉर्म में, यहाँ से AQ जो है यहाँ पे H पॉजिटिव AQ प्लस Cl नेगेटिव AQ gives us Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl1 माइनस, इसके साथ 2 लगाएंगे और साथ में H2 गैस आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ कैंसिल आउट होगी उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे 2HCl मैंने लगाया नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे, तो दोनों क्लोरीन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप यहाँ पे 2 नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक क्लोरीन को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बाकी दूसरा जो है वो बच जाएगा। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो क्या इक्वेशन बचेगी, Z सॉलिड 2H पॉजिटिव gives us Zn2 पॉजिटिव AQ प्लस H2 गैस। तो ये आपकी लास्ट इक्वेशन यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि हमने क्या करना है कि स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बताना है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। फिर लास्ट पे कुछ असाइनमेंट दी गई है, वो हमने मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफाइन करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जो दूसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमें क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बेंजीन है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, बेंजीन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6। अब जब हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि बेंजीन जो है कैसे आपस में जुड़ा होता है। 6 कार्बन इस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं। हर वर्टिस के ऊपर कौन सा एटम होगा, कार्बन होगा, और हर कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे। और ये क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ 6 हाइड्रोजन के साथ हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। अब ऐसा फार्मूला जो कि स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे गिवन हैं, जैसे उसने बताया हुआ है एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन को जो आपकी किताब में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एन ब्यूटेन के लिए आप क्या लिखेंगे। वैसे तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया गया है। ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं, 4। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CN
H2N प्लस 2, इसका मतलब है C4N, तो क्या होगा N क्या होगा 4। जब आप N 4 पुट करोगे तो H क्या आ जाएगा 10। तो ब्यूटेन के लिए आप क्या लिखेंगे, ये इसका क्या आ जाएगा ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चर में कैसे आप जाएंगे कि कार्बन लगाओगे 1 2 3 और 4। अब एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड कर सकता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 और 2 पहले से मौजूद हैं, 1 2 2 पहले से मौजूद हैं, 3 और 1 पहले से मौजूद है। अब हर एक के साथ आप क्या करेंगे, सिंगल हाइड्रोजन ऐड करते जाओगे। तो आप टोटल काउंट करोगे तो हाइड्रोजन भी 10 आएंगे और कार्बन भी 4 आएंगे। एक होता है कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो इसको कंडेंस करते जाएं, थोड़ा सुकेड़ते जाएं। सुकेड़ेंगे कैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH2। अगर हम मॉलिक्यूल की कंपैक्शन करते जाएंगे, कंपैक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो उससे बनने वाले फार्मूला को हम क्या कहेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला उसको कह सकते हैं। अब ज़रा आपकी बुक के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमसे डिमांड किए गए हैं। तो लास्ट पे है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एन ब्यूटेन का मैंने आपको बताया है। और एक एक्स्ट्रा बात भी बताई है कि ये जो फार्मूला है ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला हम मज़ीद इसको खोल के लिखते हैं जो प्योर स्ट्रक्चर है। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स साइड बाय साइड इन अ लाइन। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया कि आपको पहले उसका मालिक, जैसे कि मैं पेपर में दे देता हूँ कि आप एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें, तो पहले आपको ये पता हो कि उसमें कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। जब ये आप मालूम कर लेते हैं, आपको पता होता है, तो फिर आपके लिए अरेंजमेंट करना आसान हो जाता है कि कार्बन 4 हैं और 10 एटम्स के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ ये किस तरह जुड़े होंगे। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब है कि आपने यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, तो वो कितने हैं, 3 हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन टोटल काउंट करोगे तो वो 8 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो सारों को आप जब कंपैक्ट करके लिखोगे तो उससे मज़ीद एक और फार्मूला आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हैं, तो उससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद जो है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसमें जो पहली बात है कि 1 2 कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, Hc2H6O। तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा जिसको हम मेथनॉल कहते हैं। बी, इसमें कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 7, और नाइट्रोजन कितने हैं, 1। तो आपने इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। नीचे जो ईथर है C, उसमें क्या है कि कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, सॉरी कार्बन जो हैं वो 3 हैं, ये कार्बन 3 हो जाएंगे, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 हो गया और ऑक्सीजन जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने सीखा कि हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, और आयनिक इक्वेशंस को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, और लास्ट पे जो स्ट्रक्चरल फार्मूले थे उनसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डेवलप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, और हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप डेली बेसिस पे देखते रहें, और व्हाट्सएप चैनल में जो अपडेट्स आ रही हैं उसको भी आप साथ साथ देखते रहें। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।